अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक्स है वो एक कुकबुक या रेसिपी बुक की तरह है। एक थ्योरी की तरह। बिल्कुल, उसमें सारे सिद्धांत लिखे हैं कि सामग्री कैसे मिलेगी, आंच कितनी रखनी है, नियम क्या होंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, वो असल किचन है। एकदम सही, वो असल किचन है जहां खाना बन रहा है। थ्योरी बनाम प्रैक्टिकल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किचन हमेशा से इतना बड़ा और जटिल नहीं था। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम इस विषय की जड़ तक जाएं, तो ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया का जिक्र आता है, वो इकोनॉमिया, हाँ। जिसका सीधा सा मतलब था एक घर या परिवार के खर्चों का प्रबंधन करना। सिर्फ घरेलू बजट? हाँ, मुझे ये विचार बहुत ही अचरज में डालता है कि कैसे एक छोटे से घर का राशन और बजट तय करने की कला सदियों बाद एक ऐसे विज्ञान में बदल गई जो आज वैश्विक बाजारों और देशों की नीतियां चला रही है। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। इतिहास में इसके कई पड़ाव रहे हैं। अगर हम 300 ईसा पूर्व के आसपास देखें तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। लेकिन वो तो राजनीति से ज्यादा जुड़ा था ना? बिल्कुल, वो आधुनिक अर्थशास्त्र नहीं था। वो राज व्यवस्था या जिसे हम स्टेट क्राफ्ट कहते हैं वो था। राज्य कैसे चलाना है। एक राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, खजाना कैसे भरना चाहिए, वो उस पर केंद्रित था। तो आधुनिक अर्थशास्त्र कब आया? आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म बहुत बाद में हुआ। हाँ, दस्तावेजों में स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। सही कहा। हालांकि भारतीय संदर्भ में देखें तो एम विश्वेश्वरैया को योजनाबद्ध विकास का जनक माना जाता है। उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। लेकिन एडम स्मिथ के विचारों ने ही पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि धन असल में काम कैसे करता है, और अध्ययन को आसान बनाने के लिए बाद में रैग्नार फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री ने इस पूरे विज्ञान को 2 हिस्सों में बांट दिया, माइक्रो और मैक्रो। बिल्कुल, माइक्रो और मैक्रो। और यहीं से अर्थशास्त्र की असली परतें खुलती हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो छोटी चीजों पर फोकस करता है। हाँ, एडम स्मिथ का पूरा फोकस इसी बात पर था कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता या एक कंपनी कैसे निर्णय लेती है। उनका मानना था कि अगर हर इंसान सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करे तो समाज का सामूहिक विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी वैचारिक समस्या नजर आती है। वो क्या? देखिए, अगर एडम स्मिथ का ये मॉडल इतना ही परफेक्ट था कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करे और सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर 1930 के दशक में महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब अगर माइक्रो अप्रोच इतनी ही अचूक थी, तो पूरा का पूरा वैश्विक सिस्टम ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गया? कुछ तो ऐसा था जो एडम स्मिथ का सिद्धांत देख नहीं पा रहा था। ये बहुत ही सटीक और तीखा अवलोकन है। महामंदी ने ये साबित किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी सीमाएं हैं। कैसे? जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही है वो पूरे देश के लिए विनाशकारी हो सकती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए संकट के समय एक व्यक्ति पैसे बचाने लगता है। उसके लिए ये एक समझदारी भरा माइक्रो निर्णय है। हाँ, बुरे वक्त के लिए पैसे बचाना तो अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर देश का हर व्यक्ति पैसे बचाना शुरू कर दे और खर्च करना बंद कर दे तो क्या होगा? सामान बिकना बंद हो जाएगा। हाँ, फैक्ट्रियों का सामान नहीं बिकेगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी और बेरोजगारी फैल जाएगी। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। मतलब माइक्रो लेवल पे जो समझदारी लग रही थी, उसने मैक्रो लेवल पर पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। एकदम सही। और इसी विफलता के गर्भ से J.M. कीन्स जैसे अर्थशास्त्री का उदय हुआ, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी। कीन्स ने ही मैक्रो का असली ढांचा खड़ा किया। हाँ, कीन्स ने कहा कि आप सिर्फ एक पेड़ को देखकर पूरे जंगल की सेहत का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या बात है? जब अर्थव्यवस्था डूब रही हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही होगा। उनकी किताब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ने यह समझाया कि देश की कुल आय, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को एक अलग लेंस से देखने की जरूरत है। तो जब हम मैक्रो लेवल पर इस पूरे जंगल को देखते हैं तो सबसे ज्वलंत सवाल ये उठता है कि इस जंगल का राजा कौन है? मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है? हाँ, यानी किसी देश में उत्पादन, संसाधनों और पैसों के बहाव को नियंत्रित कौन करेगा? ये बहुत अहम है। स्रोत सामग्री में अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पूंजीवाद या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे एडम स्मिथ के लेसेज फेयर सिद्धांत से जोड़ा जाता है। लेसेज फेयर? हाँ, हमें अकेला छोड़ दो, बिल्कुल, यही इस मॉडल का नारा है। सही कहा। पूंजीवाद में सरकार का बाजार में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, सब कुछ प्राइवेट होता है। हाँ,
क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किस कीमत पे बिकेगा, ये सब सिर्फ एक ही चीज तय करती है, और वो है मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। जो लोगों को चाहिए वही बनेगा। बिल्कुल, जो चीज लोगों को चाहिए कंपनियां वो बनाएंगी ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ये पूरी तरह से मुनाफे पे आधारित व्यवस्था है। अमेरिका या कनाडा इसके प्रमुख उदाहरण है। लेकिन मुझे अक्सर ये बात खटकती है कि बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के ये व्यवस्था खुद को ध्वस्त होने से कैसे बचाती है? प्रतिस्पर्धा से। लेकिन अगर हर कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा देख रही है तो बाजार में एक अराजकता क्यों नहीं फैल जाती? देखिए, पूंजीवाद के समर्थकों का तर्क यह है कि बाजार में एक अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड होता है। मतलब कंपटीशन। हाँ, प्रतिस्पर्धा। अगर एक कंपनी बहुत महंगा सामान बेचेगी तो दूसरी कंपनी वही सामान सस्ता बनाकर ग्राहकों को खींच लेगी। तो फायदा अंत में ग्राहक का ही है। इस होड़ में अंततः ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जैसा कि आप इशारा कर रही थी, इसकी खामियां भी हैं। बहुत खामियां हैं। इस दौड़ में जो लोग शारीरिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें चाहिए, वे पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि इन चीजों में तुरंत भारी मुनाफा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और शायद उसी अलग समानता के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह हुआ जिसने समाजवाद या सोशलिस्ट इकोनॉमी को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स का विचार। हाँ, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल इसी बुनियाद पर खड़ी है। ये पूंजीवाद के एकदम उलट है। यहाँ बाजार की मांग या अदृश्य हाथ कोई मायने नहीं रखता। समाजवाद का मूल आधार ही यह है कि संसाधनों पर पूरे समाज का, यानी सरकार का अधिकार होना चाहिए। मुनाफा नहीं, समाज कल्याण। एकदम सही। यहाँ प्राथमिक लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर है। सरकार तय करती है कि देश को लग्जरी कारों की जरूरत है या सस्ते ट्रैक्टरों की, और उसी हिसाब से उत्पादन होता है। जैसे रूस में होता था। हाँ, रूस या कुछ स्कैंडिनेवियाई देशों के शुरुआती मॉडलों में इसकी झलक मिलती है। यहाँ कोई गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं होती और कीमतें भी सरकार तय करती है ताकि हर चीज आम जनता की पहुंच में रहे। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो पूंजीवाद एक फ्री फॉर ऑल रेस की तरह है, जहां सबसे तेज भागने वाला सारे इनाम ले जाता है। बहुत सही तुलना है। जबकि समाजवाद एक गाइडेड ट्रैक की तरह है, जहां पूरे समूह को एक साथ चलना है और सबसे धीमे चलने वाले इंसान की रफ्तार ही पूरे समूह की रफ्तार तय करती है। कोई पीछे ना छूटे। लेकिन स्रोत दस्तावेजों में एक और मॉडल है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये थोड़ा एक्सट्रीम है। हाँ, ये समाजवाद का ही एक उग्र या चरम रूप लगता है, जहां राज्य की पूरी शक्ति एक तानाशाह या शासक के हाथ में केंद्रित हो जाती है, जैसे उत्तर कोरिया, जहां बिल्कुल आजादी नहीं है। यहाँ तो कोई आर्थिक स्वतंत्रता बचती ही नहीं। ये सच है कि कोई भी अतिवादी मॉडल लंबे समय तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। दोनों में कुछ न कुछ कमी है। हाँ, पूंजीवाद असमानता पैदा करता है और पूरी तरह नियंत्रित समाजवाद अक्सर नवाचार या इनोवेशन को खत्म कर देता है। क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है। बिल्कुल, जब कोई इंसेंटिव या मुनाफा ही नहीं होगा तो लोग नई खोज क्यों करेंगे? इसी समस्या का जो व्यवहारिक समाधान निकला वो सबसे दिलचस्प है, और वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। जेएम कीन्स का बीच का रास्ता। हाँ, जेएम कीन्स ने फिर से एक रास्ता दिखाया। ये वो व्यवस्था है जहां पूंजीवाद की दौड़ती हुई मशीनरी भी है और समाजवाद का सेफ्टी नेट भी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मिश्रित मॉडल ने एक जीवन रेखा का काम किया है। दोनों चीजें जरूरी थीं। स्वतंत्रता के बाद भारत को औद्योगिकरण और मुनाफे की भी जरूरत थी, और साथ ही अपनी एक विशाल गरीब आबादी को बुनियादी सुविधाएं भी देनी थी। इसीलिए आज हम दोनों सेक्टर देखते हैं। हाँ, इसलिए आज हम देखते हैं कि देश में रिलायंस या टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो खुलकर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल, रेलवे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हैं जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यानी मुनाफा और कल्याण दोनों एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देशों के बीच विदेशी संबंधों के आधार पर भी दो बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण है, ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली और बंद अर्थव्यवस्था। हाँ, आज की तारीख में एक बंद अर्थव्यवस्था जहां न कोई आयात हो रहा है न निर्यात, एक तरह से आर्थिक आत्महत्या जैसी लगती है। उत्तर कोरिया इसका एक विरल उदाहरण है। हाँ, बाकी पूरी दुनिया आज एक खुली अर्थव्यवस्था है जहां सप्लाई चेन आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया के इस तरह जुड़ने का ही नतीजा है कि आज किसी एक देश में लिया गया आर्थिक फैसला दूसरे देश की जीडीपी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन यहाँ एक और बुनियादी सवाल पर वापस लौटना जरूरी है। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम में वो मूल्य या पैसा असल में पैदा कहाँ से हो रहा है?
अरे हाँ, ये वही सवाल है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। हमारे नोट्स में अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रकों या सेक्टर्स का विस्तार से वर्णन है। जहां से आय आती है। हाँ, जहाँ से भी कोई आय पैदा होती है उसे एक क्षेत्रक कहा जाता है। इस उत्पादन की सीढ़ी की सबसे पहली पायदान है प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। बिल्कुल। कृषि, पशुपालन, मछली पालन या खनन, कोई मशीन नहीं, सिर्फ इंसान और प्रकृति। और यहीं पर वो 51% वाला विरोधाभास सामने आता है जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में आधी से ज्यादा आबादी काम कर रही है, लेकिन जीडीपी में उनका हिस्सा सिर्फ 21.82% है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये कोई गणितीय त्रुटि नहीं है। इसके पीछे अर्थशास्त्र का एक बहुत क्रूर नियम काम कर रहा है, मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन की कमी। इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। ऐसा क्यों है कि जमीन से जुड़ा काम हमेशा इतना कम पैसा देता है? क्योंकि प्रकृति से जो कच्चा माल सीधा मिलता है ना, उसका बाजार मूल्य बहुत सीमित होता है। एक किसान जब खेत से कपास चुनता है तो वो सिर्फ कच्चा माल है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन बाजार उस मेहनत के पैसे नहीं देता। तो बाजार किस चीज के पैसे देता है? बाजार उस वस्तु की उपयोगिता और दुर्लभता के पैसे देता है। जब तक वो कपास किसी मशीन में जाकर प्रोसेस नहीं होता, उसकी कीमत नहीं बढ़ती। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से जोड़ूं, मान लीजिए खदान से लिथियम या कच्चा लोहा निकाला जा रहा है। वो प्राथमिक काम है। हाँ, ये प्राथमिक काम है और ये बहुत सस्ता बिकेगा। लेकिन जब यही लिथियम एक फैक्ट्री में जाता है, जटिल मशीनों और तकनीक से गुजरता है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडवांस बैटरी में तब्दील हो जाता है, तो इसकी कीमत हजारों गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, यही वो वैल्यू एडिशन है। और ये प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्रक या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाती है। एकदम सही। कच्चे माल को प्रोसेस करके एक नई उपयोगी और महंगी वस्तु बनाना ही द्वितीयक क्षेत्रक का काम है। यहाँ मशीनें आ जाती हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ इंसान की मेहनत नहीं, बल्कि तकनीक, ऊर्जा और पूंजी का भी निवेश होता है। इसीलिए यहाँ मूल्यवर्धन बहुत ज्यादा होता है। इसके आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों के अनुसार इस सेक्टर में देश की करीब 22% जनसंख्या काम कर रही है और जीडीपी में इनका योगदान 24.29% है। मतलब यहाँ आबादी और आमदनी का एक संतुलन नजर आता है। हाँ, यहाँ बैलेंस है। लेकिन अगर हम 21% प्राथमिक और 24% द्वितीयक को जोड़ दें, तो भी ये पूरी अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा भी नहीं बनता। सही बात है। यहाँ एक बहुत बड़ा शून्य है जिसे भरना बाकी है। देश का बाकी का पैसा आखिर बन कहाँ से रहा है? खेत भी देख लिए, फैक्ट्रियां भी देख लीं, अब बचा क्या? अब बचती है वो अदृश्य दुनिया जिसे हम तृतीय क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र। और यही वो जगह है जहां आज के विकसित देशों और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की असली ताकत छुपी है। अदृश्य दुनिया से मतलब है कि यहाँ कोई भौतिक वस्तु नहीं बन रही जिसे हम छू सकें या हाथ में पकड़ सकें। बिल्कुल, यहाँ कोई कार या बैटरी नहीं बन रही, यहाँ सिर्फ सेवाएं दी जा रही हैं। जैसे बैंकिंग या सॉफ्टवेयर। हाँ, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, रियल एस्टेट या संचार सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। जब कोई बीमार पड़ने पर अस्पताल जाता है तो वो डॉक्टर से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो उनकी विशेषज्ञता या सेवा खरीदता है। और जो आंकड़े दस्तावेजों में है ना, हाँ, वो सच में हैरान करने वाले हैं। इस सेवा क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या मात्र 27% है। सिर्फ 27%। लेकिन देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 53.89% है। आधे से भी ज्यादा। मतलब 1/4 से भी कम लोग मिलकर आधे से ज्यादा देश का पैसा जनरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक भौतिक वस्तु बनाने वाले के मुकाबले एक सेवा देने वाला इंसान इतना ज्यादा आर्थिक मूल्य पैदा कर रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्केलेबिलिटी या विस्तार की क्षमता। स्केलेबिलिटी कैसे? देखिए, एक किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो वो चाहकर भी उसमें 100 एकड़ का अनाज नहीं उगा सकता। उसकी एक भौतिक सीमा है। हाँ, लिमिट है उसकी। एक फैक्ट्री की भी एक सीमा है कि वो दिन में कितनी गाड़ियां बना सकती है। हाँ। लेकिन सेवा क्षेत्र में ये सीमा लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऐसा कोड या ऐप लिखता है जिसे एक ही समय में दुनिया भर के करोड़ों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे हाँ, बात तो सही है। उस एक सेवा को बार बार बेचने में कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती। यही कारण है कि ये सेक्टर इतनी तेजी से और इतने कम लोगों के साथ इतनी बड़ी संपत्ति पैदा करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है।
भौतिक सीमाओं से आजादी ही सेवा क्षेत्र की असली ताकत है। बिल्कुल। और दस्तावेजों में इस सेवा क्षेत्र के अंदर छिपे दो और अति विशिष्ट हिस्सों का भी जिक्र है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक, जो सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। हाँ, ये मूल रूप से सेवा क्षेत्र का ही एक रिफाइंड रूप है। हाँ, जब कोई अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है तो सेवा क्षेत्र का भी बंटवारा होने लगता है। जैसे चतुर्थ क्षेत्रक में क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्रक पूरी तरह से ज्ञान और सूचना पर आधारित है। इसमें शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डेटा एनालिस्ट, डॉक्टर्स और टीचर्स आते हैं, जो नॉलेज क्रिएट करते हैं। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का वो ब्रेन ट्रस्ट है जो नई खोजें करता है और सैद्धांतिक ज्ञान पैदा करता है। और फिर आता है पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा, पंचम क्षेत्रक, जिसे दस्तावेजों में गोल्डन कॉलर जॉब्स कहा गया है। गोल्डन कॉलर, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये नाम ही बताता है कि इस स्तर पर कितनी शक्ति और प्रभाव केंद्रित है। ये समाज के शीर्ष निर्णय लेने वालों का एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली समूह है। जैसे सीईओ वगैरह। हाँ, किसी देश की नीतियां तय करने वाले शीर्ष सरकारी अधिकारी, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, बड़े मीडिया घरानों के मालिक या शीर्ष नीति निर्माता। ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो खुद कोई वस्तु या सेवा सीधे तौर पर नहीं बनाते, लेकिन ये अपनी कुर्सी पर बैठकर जो निर्णय लेते हैं उससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी क्षेत्रकों की दिशा और दशा तय हो जाती है। यानी एक गोल्डन कॉलर अधिकारी द्वारा लिया गया एक नीतिगत फैसला ये तय कर सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई प्राथमिक क्षेत्र का किसान अपनी फसल किस दाम पर बेचेगा। बिल्कुल, सब कनेक्टेड है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से किस गहराई से जुड़ा है, ये सचमुच अद्भुत है। दस्तावेजों के अंतिम हिस्से में काम के स्वरूप और स्वामित्व को भी बहुत सरल तरीके से विभाजित किया गया है। वाह, इसे समझना भी आसान है। काम के स्वरूप को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, संगठित और असंगठित। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र वो है जहां रोजगार की शर्तें तय हैं, नियम है, तय वेतन है और नौकरी की सुरक्षा है, जैसे सरकारी नौकरियां या बड़ी कॉरपोरेट संस्थाएं, जहां फिक्स टाइमिंग होती है। बिल्कुल। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र वो है जहां कोई फिक्स टाइम या नियम नहीं है, जैसे खेतीहर मजदूर, रेडी पटरी वाले या छोटे कारीगर। और अगर हम स्वामित्व या ओनरशिप की बात करें तो ये 4 हिस्सों में बटा है। सार्वजनिक यानी पब्लिक, जहां सीधा सरकार का स्वामित्व है, जैसे इसरो या सरकारी स्कूल। निजी यानी प्राइवेट, जहां नियंत्रण किसी व्यक्ति या कंपनी का है, जैसे एप्पल या रिलायंस। इसके अलावा सहकारी या कोऑपरेटिव और संयुक्त यानी जॉइंट मॉडल भी होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? सहकारी मॉडल में सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन संचालन लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे कई राज्यों में चलने वाले सहकारी बैंक या दूध उत्पादक संघ। अमूल जैसे। हाँ, अमूल एक बेहतरीन उदाहरण है। और संयुक्त मॉडल में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं और मालिकाना हक साझा करते हैं। तो अगर हम आज के इन सारे दस्तावेजों और इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन ग्रीक घरों के बजट से शुरू होकर ये सफर एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ, कार्ल मार्क्स के समाजवाद और अंततः J.M. कीन्स की मिश्रित अर्थव्यवस्था तक पहुंचा। हमने ये भी समझा कि पैसा बनता कैसे। बिल्कुल, हमने ये समझा कि संपत्ति जमीन से निकलकर फैक्ट्रियों में प्रोसेस होती है और फिर सेवाओं और गोल्डन कॉलर जॉब्स के जरिए एक ऐसी अमूर्त दुनिया में बदल जाती है जो आज हमारी वैश्विक जीडीपी चला रही है। ये पूरी चर्चा हमें अर्थव्यवस्था के उस स्केल और वैल्यूएशन के सिस्टम को समझने में मदद करती है, जिसे हम हर दिन जीते तो हैं लेकिन शायद कभी इतनी गहराई से सोचते नहीं। सच में, हम बस इसका हिस्सा है। लेकिन इन सारे तथ्यों को खंगालने के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल जहन में आता है, जो सीधे तौर पर आज की संरचना को चुनौती देता है। वो क्या है? हमने देखा कि ज्ञान और सेवाओं पर आधारित नौकरियां आज सबसे ज्यादा पैसा और जीडीपी बना रही हैं। जो 53% वाला आंकड़ा था। हाँ, जबकि भौतिक दुनिया में काम करने वाले लोग जो हमारा भोजन या कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं, वे आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। ये तो है। लेकिन आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन के एक नए युग के मुहाने पर खड़े हैं, तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, AI तो सीधे तौर पर ज्ञान आधारित कामों को ही चुनौती दे रहा है। यही बात है। जब AI कोडिंग कर सकेगा, डेटा का विश्लेषण कर सकेगा और गोल्डन कॉलर वाले सैद्धांतिक और सलाहकार वाले काम इंसान से बेहतर और तेज करने लगेगा, तब इस अर्थव्यवस्था का क्या होगा?